गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहला डेरिवेटिव है हमारा एसिल क्लोराइड। इसके लोअर मेंबर्स जो होती हैं वो कलरलेस होती हैं, वॉलेटाइल लिक्विड होती हैं और इनके अंदर जो स्मेल होती है वो एक इरिटेटिंग स्मेल होती है। जैसे जैसे हायर मेंबर्स पे हम जाते हैं तो वो कलरलेस लिक्विड्स होने लग जाते हैं। यानी पहले जो होंगे लोएस्ट मेंबर्स होंगे वो वॉलेटाइल होंगे, लेकिन बाद में जो उनकी वॉलेटिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में कम होती हैं। इसका रीज़न यही है कि जो एसिल क्लोराइड्स होते हैं इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है और ये मॉइस्ट एयर में दे ऑल्सो फ्लूम इन मॉइस्ट एयर। अब हम देख लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स भी कलरलेस लिक्विड्स होंगे या सॉलिड्स होंगे। इनके अंदर इरिटेटिंग स्मेल होती है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होते हैं। यद्यपि क्या होते हैं, जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो वाटर में रेडिली सॉल्यूबल होते हैं और इनके दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पेरेंट एसिड्स ड्यू टू देयर लार्ज साइज। इसका क्या रीज़न है कि इनका लार्ज साइज होता है। नॉर्मल पेरेंट एसिड की तुलना में इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, तो मॉलिक्यूलर साइज़ अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसकी वजह से इनके अंदर वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हाई होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। एस्टर्स ऑफ एसिड्स, तो जो एस्टर्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड्स होंगे या फिर सॉलिड्स होंगे। जैसे जैसे हायर मेंबर्स होंगे वैसे वैसे वो सॉलिड्स होते चले जाएंगे। इनके अंदर एक फ्रूटी और फ्लोरी ऑर्डर होती है, ऐसी सुगंध होती है फलों की जैसी एस्टर्स के अंदर। इनका लो मॉलिक्यूलर वेट जो एस्टर्स होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं। इसी वजह से नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपैरेटिवली ये लोअर मेल्टिंग एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स रखेंगे एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल चेन एस्टर्स आर हायर देन दोज ऑफ ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स। अगर हम नॉर्मल चेन मतलब चेन आइसोमर्स की अगर बात करते हैं जहाँ पे अनब्रांच्ड चेन आइसोमर्स है और एक ब्रांच चेन आइसोमर्स है, तो हम देखते हैं जो अनब्रांच्ड चेन आइसोमर्स होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स ब्रांच चेन आइसोमर्स की तुलना में हाई होती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लोज पैकिंग हाई होती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में अच्छी तरह से फिट हो पाते हैं जो अनब्रांच्ड चेन होती है। फिर आते हैं एसिड एमाइड्स। हमारे जो फॉर्मेमाइड होता है वही केवल लिक्विड होता है, इसके अलावा सभी एमाइड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं और कलरलेस होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एसोसिएटेड इन एमाइड्स। एमाइड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती हैं। इसी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स जो होती हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में हाई होती हैं। लोअर मेंबर्स ऑफ एमाइड्स होमोलॉगस सीरीज आर वाटर सॉल्यूबल। छोटे जो लोअर मेंबर्स होंगे वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। जैसे जैसे मतलब चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी वाटर में इनकी कम होती चली जाएगी। अब हम अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी है, अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन के ऊपर, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एसिल क्लोराइड के ऊपर। एसिड क्लोराइड्स आर ऑल्सो नॉन एज एसिल क्लोराइड्स हैव द जनरल फार्मूला RCOCl। इनका जनरल फार्मूला RCOCl होती हैं। अब कैसे ऑब्टेन होंगे, एसिड की डेरिवेटिव है तो इट्स मीन ये एसिड से ही मिलेंगे हमें। व्हेन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप इन अ एसिड अकर्ड बाय अ क्लोरो एटम देन एसिल क्लोराइड्स आर फॉर्म्ड। एसिल क्लोराइड्स का फॉर्मेशन होता है। दे कैन बी फॉर्म बाय हीटिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हीट करके बना सकते हैं एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड से या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से और थायोनिल क्लोराइड से अगर हम रिएक्शंस कराते हैं तो एसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम एसिड से इनका निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे, हमने एसिटिक एसिड लिया है, यहाँ हमने PCl3 से रिएक्शन कराया तो क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, OH ग्रुप यहाँ से जाएगा और Cl यहाँ पे आ जाता है तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही अगर हम PCl5 ले लेते हैं तो भी यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड बन जाता है और SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में भी ये एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब है हमारे पास ये बेंजोइक एसिड है, अगर हमने PCl3 की रिएक्शन कराई है तो बेंजोइल क्लोराइड यहाँ पे बन गया है और अगर हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी, और SOCl2 यानी कि अगर हम इनमें से कुछ भी ले लेते हैं तो हमें बेंजोइल क्लोराइड या फिर एल्किल
जो क्लोराइड होते हैं एसिल क्लोराइड होते हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। बस बाय प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखना है अलग अलग होगा। अगर PCl3 आपने लिया है तो यहाँ पे H3PO3 का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम इन शॉर्ट BOH का होल थ्राइस भी लिख सकते हैं। PCl5 लिया है तो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे HCl प्लस POCl3 बनेगा और SOCl2 के प्रेजेंस में SO2 गैस प्लस HCl यहाँ पे एलिमिनेट होती है। सेकेंड रिएक्शन है इसकी फ्रॉम सॉल्ट। अब सॉल्ट यानी कि एसिड का सॉल्ट है, उससे हम इसे प्रिपेयर कराएंगे। तो एसिल क्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड। अगर हम फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड लेते हैं तो उनकी प्रेजेंस में भी यह इसका फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? सोडियम एसीटेट हमने ले लिया है। सोडियम एसीटेट की अगर हमने PCl3 के साथ रिएक्शन करा दी है तो यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया है और अब की बार H3PO3 की जगह यहाँ पे Na3PO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एसिड ना लेके एसिड का सॉल्ट लिया है। इसी तरह से कैल्शियम एसीटेट अगर हम ले लेते हैं तो भी एसिटिल क्लोराइड बन जाता है और कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। अब हमारे पास आता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड जो होते हैं, एनहाइड्राइड का मीन ही ये होता है कि उसमें से वाटर रिलीज हुआ है, कि जब दो एसिड्स आपस में रिएक्ट होकर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल अगर इलिमिनेट हो जाता है तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये किस तरह से मिलेंगे? एसिड्स के दो मॉलिक्यूल्स में से वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट कर देंगे तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इथेनॉइक एनहाइड्राइड इज द मोस्ट कॉमन एसिड एनहाइड्राइड। मोस्ट कॉमन एसिड एनहाइड्राइड होता है इथेनॉइक एनहाइड्राइड। अब इनका मेथड हम देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे हम। फर्स्ट है यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस एसिड, यानी हमारे पास एनहाइड्रस एसिड होना चाहिए, उसके अंदर वाटर अटैच नहीं होना चाहिए। एनहाइड्रस का मीन ही ये है कि उसमें वाटर अटैच नहीं है। अब अगर उसका डिहाइड्रेशन होता है, उसमें से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो अगर हमारे पास कोई मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ लेनी पड़ेंगी और फिर वहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में उनमें से वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है और आपके पास एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। तो यहाँ P2O5 जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है और यहाँ पे हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया है। जैसे यहाँ पे आपने एसिटिक एसिड लिया है और यहाँ से अगर इसका एनहाइड्राइड जो बनता है उसका नाम भी हम क्या बोलेंगे कि एसिटिक एनहाइड्राइड, बिकॉज जो ये एसिड है वो कौन सा था? एसिटिक एसिड था। तो हम उसका नेम लिखेंगे पहले, जो एसिड है इसका पेरेंट एसिड है और लास्ट में सफिक्स लगा देंगे एनहाइड्राइड। तो ये इसकी नॉमेनक्लेचर हो जाती है। अब सपोज़ अगर हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर अगर डिहाइड्रेशन करके हमें एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन अगर करना है तो वहाँ पे जो एनहाइड्राइड बनेगा वो बनेगा साइक्लिक एनहाइड्राइड, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर एलिमिनेट हो रहा है वो विद इन अ मॉलिक्यूल होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन वहाँ पे होता है। तो जो हमारा एनहाइड्राइड बनेगा वो भी क्या हो जाएगा? साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाएगा वहाँ पे। कि सपोज़ आप देखो अगर आपके पास सक्सिनिक एसिड होता है तो सक्सिनिक एसिड जो होता है वो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और जिसमें 4 कार्बन होते हैं। तो वहाँ से अगर H2O एलिमिनेट होगा तो हमारे पास सक्सिनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा जो एक साइक्लिक एनहाइड्राइड होगा। अब है बाय हीटिंग एसिड क्लोराइड विद एनहाइड्रस सॉल्ट ऑफ एसिड। अब हमारे पास एसिड क्लोराइड है, CH3COCl है। अब हम इसे हीट कर देते हैं किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस सॉल्ट ऑफ एसिड। सॉल्ट का हमने एनहाइड्रस सॉल्ट ले लिया है, जैसे कि सोडियम एसीटेट लिया। अगर इसकी प्रेजेंस में इसे हीट करते हैं तो यहाँ से NaCl का मॉलिक्यूल निकलता है और एसिटिक एनहाइड्राइड हमारे पास बन गया है। अब है बाय हीटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं, इसका सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं एसिड का और साथ में हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ भी एसिड डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड लिया था, अब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है। तो अब इस पहले तो क्या निकला था? NaCl निकला था बाई प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे निकलता है CH3COOH, तो यहाँ से निकल जाता है, या फिर CH3CONa का सॉल्ट यहाँ अलग हो जाता है और एसिड एनहाइड्राइड हमें मिल जाएगा। फोर्थ रिएक्शन है बाय द रिएक्शन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड विद फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड। एसिड एनहाइड्राइड का अब हम फॉर्मेशन किस तरह से करेंगे कि अगर हमारे पास हम क्या करते हैं, कोई भी जो एनहाइड्रस एसिड है उसका सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं, उसे हमें एक्सेस अमाउंट में लेना है। एक्सेस मतलब उसकी ज़्यादा मॉलिक्यूल होनी चाहिए। अब हम उसकी रिएक्शन करा देंगे या तो POCl3 के साथ या फिर हम करा देंगे SOCl2 के साथ। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे इसकी ज़्यादा मॉलिक्यूल आपने लिया है तो पहले तो फॉर्मेशन हो जाएगा इसे CH3COCl का, मतलब एक मॉलिक्यूल तो इसका किस में कन्वर्ट हो गया? CH3COCl में बन जाएगा ये। तो हमने जो एसिडिक सॉल्ट हायर अमाउंट में लिया है या फिर लार्ज अमाउंट में लिया है वो पहले POCl3 के साथ रिएक्ट होकर एसिल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले एसिड।
अब हमारा एसिड जो है वो किस में चेंज हो गया है, आपका एसिड हैलाइड में चेंज हो गया है। क्या हुआ आपके पास, ये इसमें चेंज किस में चेंज हो गया, पहले एसिड क्लोराइड में चेंज हो गया है। अब हमने देखा है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड जो है आपका, इसकी प्रेजेंस में भी रिएक्ट होगा और NaCl निकलेगा और एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ बन गया है। तो आपको कुछ नहीं देखना है, बस यहाँ पे अपने जो इसकी एक्सेस अमाउंट ली है आपने एसिड की सॉल्ट की, तो उससे क्या होता है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स इसके किस में कन्वर्ट हो गए, एसिड हैलाइड में कन्वर्ट हो गए। फिर वही रिएक्शन हो जाएगी एसिड हैलाइड और जो आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपस में रिएक्ट करके NaCl यहाँ से निकलेगा और एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हमने क्या लिया है, SOCl2 के साथ रिएक्शन अगर हम करा देते हैं तो भी क्या हो जाता है, यहाँ से SO2 का एलिमिनेशन हो जाता है, एनहाइड्राइड बन जाएगा और साथ में NaCl जो होता है वो भी यहाँ से अलग हो जाता है। अब हम देख लेते हैं एस्टर्स ऑफ एसिड। एसिड के एस्टर्स का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। एस्टर्स बनाने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि अगर हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा देते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एसिड के अंदर OH पार्ट जो है वो रिप्लेस्ड किसके द्वारा हो जाएगा, रिप्लेस्ड बाय OR, एल्कोक्सी ग्रुप से ये रिप्लेस्ड हो जाएगा। ये जो एस्टर्स होते हैं वो सभी प्लांट मतलब ज़्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, फ्लावर्स में पाए जाते हैं और इनकी एक फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है जो कि इनको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज, बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, मैंगो एक्सेट्रा आर द चीफ सोर्स ऑफ एस्टर्स। इनमें एस्टर्स पाए जाते हैं। ऑयल, फैट्स एंड वैक्सेस आर ऑल्सो कंपोज्ड बाय एस्टर्स। ये भी किससे बनते हैं, एस्टर्स से ही बनते हैं। एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स लाइक स्टीयरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ऑलिक एसिड एंड सेरोटिक एसिड। अब हम देख लेते हैं एस्टर्स का फॉर्मेशन। सबसे पहला है बाय डायरेक्ट एस्टरिफिकेशन। डायरेक्ट एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने कोई अल्कोहल लिया है और उसे इंटरेक्ट कराया है एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट। सूटेबल कैटलिस्ट भी क्या होगा, यहाँ पे कोई एसिडिक कैटलिस्ट होगा, क्योंकि ये जो एस्टरिफिकेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक एस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं हम इसे, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ आप क्या देखते हो कि यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता है, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और फिर हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो यहाँ रिएक्शन इस टाइप से होती है कि OH जो ग्रुप है, OH एज अ न्यूक्लियोफाइल हो गया, नेगेटिव पार्ट है, तो ये अदर न्यूक्लियोफाइल से सब्सटीट्यूट होगा और ROH जो है वहाँ पे अदर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, OR, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्साइड, तो वो वहाँ पे रिप्लेस्ड होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया, एसिटिक एसिड लिया हमने, इथेनॉल लिया, वही एस्टरिफिकेशन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ। वाटर मॉलिक्यूल में जो OH होता है वो तो हमारा जाएगा एसिड का और H जो है वो जाता है हमारा एल्कोहल का। तो हमारा इस तरह से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और एस्टर फॉर्मेशन हो गया एथिल एसीटेट। अब हमने फिनॉल के साथ अगर रिएक्शन करा दी है तो फिनॉल में भी ये रिएक्शन होगी और फेनिल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम आ जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ एल्कोहल ऑन एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड। अब हमने एसिड क्लोराइड ले लिया, पहले हमने एसिड लिया था, अब हम एसिड ले लें या एसिड की डेरिवेटिव्स ले लेते हैं तो भी हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे वही रिएक्शन है, अल्कोहल हमें लेना ही है, लेकिन एसिड की जगह पे अब हमने एसिड एनहाइड्राइड लिया है, यानी कि एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, एसिड की डेरिवेटिव जो है और एक एसिड हैलाइड ले लिया है। तो पहले हमने एसिड क्लोराइड लिया, अल्कोहल की रिएक्शन कराई। अब यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, देखो यहाँ से एसिड क्लोराइड के अंदर से Cl जाएगा, यहाँ से Cl नेगेटिव जाता है और एल्कोहल का तो H+ ही जाता है, HCl यहाँ पे एलिमिनेट होगा और हमारा एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन सब में बाय प्रोडक्ट आपको HCl मिला है और यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन दिखाया हुआ है। अब हमने एसिड अगर एनहाइड्राइड लिया है, एसिड एनहाइड्राइड लेने पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एलिमिनेट होगा वो होगा एसिड, एसिड ग्रुप यहाँ पे एलिमिनेट होगा और हमारा एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये यहाँ पे अगर हमने एथेनोइक एनहाइड्राइड लिया है और उसकी रिएक्शन हमने इथेनॉल के साथ करा दिया है तो हम क्या देखते हैं कि एथिल एथेनॉइड हमारा एस्टर बनता है और साथ में एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है।
आपको बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि जो एथेनॉइक एनहाइड्राइड होता है उस ग्रुप का हम किस तरह से बोलते हैं, एनहाइड्राइड का मीन होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, क्योंकि दो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स में से वाटर मॉलिक्यूल जब हम एलिमिनेट कर देते हैं तो एनहाइड्राइड बन जाता है। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ से रिप्लेस्ड हो रहा है वो कौन सा होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, तो आपका वो ग्रुप रहेगा ही। फिर इसके बाद क्या आ गया आपका ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, यानी ये जो ग्रुप होता है ना आपका एसिलॉक्सी ग्रुप जो होता है वो यहाँ से एलिमिनेट होता है, और उसमें अगर हम H लगा देते हैं तो O के पास अगर H जुड़ा तो क्या बन जाएगा आपका, एसिड बन जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है। अब थर्ड रिएक्शन आता है बाय हीटिंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्किल हैलाइड। एस्टर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स ऑन एल्किल हैलाइड। हमने यहाँ लिया है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड ले लिया, अब हमने एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई। एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराने पे AgX यहाँ पे बाई प्रोडक्ट निकल गया है और R डैश यहाँ पे रिएक्ट हो गया है, तो RCOOR जो है हमारा एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये एस्टर फॉर्मेशन की एक रिएक्शन और हो गई है। फोर्थ रिएक्शन आती है बाय द एक्शन ऑफ डाईएजोमीथेन ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर किसकी रिएक्शन कराते हैं, डाईएजोमीथेन की, तो हम क्या देखते हैं कि हमें यहाँ से हमेशा जो भी एस्टर्स मिलेंगे वो मैथिल एस्टर्स मिलेंगे। एस्टर्स हमें फॉर्मेशन होता है लेकिन मैथिल एस्टर्स का ही फॉर्मेशन होगा, कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो क्या लगेगा, जैसे एस्टर आपका RCOOR डैश होता है, तो यहाँ पे R डैश जो ग्रुप लगेगा वो केवल जो एल्किल ग्रुप लग रहा है ना, एल्किल एल्केनॉइड जो होता है वो इसका एक IUPAC नाम हो रहा है, तो जो एल्किल ग्रुप होगा वो केवल मैथिल ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मैथिल एस्टर्स अगर हमें बनाना है तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे डाईएजोमीथेन की रिएक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ देखिए एसिटिक एसिड से रिएक्शन हुई, N2 एलिमिनेट हो जाती है और CH3COO CH3 यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। इसी तरह से बेंजोइक एसिड के ऊपर रिएक्शन करा के भी हमने मैथिल बेंजोइट का फॉर्मेशन कर दिया है। फिर हमारे पास आती है फिफ्थ रिएक्शन फ्रॉम ईथर्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हमारे पास ईथर है, ईथर जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इंटरेक्ट करती है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, यानी 125 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया एंड अंडर 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया, इन प्रेजेंस ऑफ बोरोन ट्राईफ्लोराइड कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट किसकी प्रेजेंस में, बोरोन ट्राईफ्लोराइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। RCOR ये इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती है, RCOR का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से यहाँ दिखाया हुआ है, हमने ईथर ले रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ले रखा है, हीट की प्रेजेंस में देखिए यहाँ पे CH3CO जो है आपका C डबल बॉन्ड O और OC2H5 ये यहाँ पे लग गया है। तो ये हमारी किसकी रिएक्शन हो गई है, एस्टर फॉर्मेशन की रिएक्शन हो गई है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये C डबल बॉन्ड O जो है वो इनकॉर्पोरेट हमेशा लोअर वाला जो साइड होगा ना, लोअर एल्किल ग्रुप अगर ईथर में लगा हुआ है वहाँ पे ही होता है। जैसे ऊपर वाले में तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि R जो ग्रुप है वो एक सिमेट्रिकल ईथर है, अगर ये अनसिमेट्रिकल ईथर होती है तो उस वाली प्रेजेंस में CO ग्रुप जो है वो लोअर एल्किल ग्रुप के पास ही जाता है, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5 जो है वो आपके पास यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से बच्चों इस लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा है, आपने एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स के निर्माण की विधि पढ़ी है। अब हमारे पास एक लास्ट जो डेरिवेटिव है वो बचा है एसिड एमाइड। तो हम लास्ट लेक्चर में मतलब फर्दर जो लेक्चर इसका पार्ट डिस्कस करेंगे उसमें हम इसे देखेंगे। तो आई होप बच्चों आज मैंने जो आपको समझाया है वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।